नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी CHSL 2020 और एसएससी CGL 2020 CPO 2020 सबके प्री के लिए जो एक्सपेक्टेड मैथ्स का सेट है वो 7वां सेट है। 6 सेट ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं, टोटल आपको 25 सेट्स मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लेना। PDF मैं 7 बजे आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके खुद प्रैक्टिस कर लिया करें। और जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है या एक बार से ज़्यादा समय लग रहा है, एक बार आपसे गलत हो जा रहा है, उनके अलग अलग नोट्स बनाएं। जैसे कि एक कॉपी बना लें जो एक बार में आपसे नहीं हो रहे हैं, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं वो दूसरी कॉपी में नोट करते चले टॉपिक वाइज, ताकि आपका ये रहे कि एग्ज़ाम टाइम में जो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले रिवाइज करने में और कौन सी मेथड आपने नहीं सीखी थी उसमें ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय वेस्ट किए हुए। देखो क्या कहा गया पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन कहा गया व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 42, व्हेन ये नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 42 इट बिकम्स 121% ऑफ इट सेल्फ, व्हाट इज द नंबर। देखो इसको करने के कई तरीके हैं, लेकिन देखो मैं आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ। सोचिए, कहा गया कि किसी संख्या में जब 42 का योग किया जाए यानी 42 जोड़ा जाए तो वो अपने आप की 121% हो जाती है। वो संख्या क्या है तो बड़ा इजी क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नंबर सिस्टम में आपसे पूछे जाते हैं। देखो कोई संख्या थी a, उसमें 42 जोड़ दिया गया, यानी अभी आपकी संख्या कितनी होगी a + 42। अच्छा, कोई संख्या अपने आप में होती कितनी है 100%। कोई आदमी अपने आप में 100% परफेक्ट होता है, उसी प्रकार कोई संख्या अपने आप में 100% होती है। अब हो कितनी गई 121%, यानी अभी हो कितनी गई 121%। यानी कि आप अगर ध्यान से देखें तो परसेंटेज में उसमें इंक्रीज हो रहा है कितने का 21% का। और अगर मतलब संख्यात्मक मान की बात करें तो कितने की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 42 की। यानी संख्या में 21% बढ़ने पे संख्या हमारी 42 बढ़ जाती है। संख्या में अगर 21% का चेंज होता है तो संख्या हमारी कितनी बढ़ जाती है 42। यानी संख्या का 1% कितना हो जाएगा, अगर 21% 42 है तो 1% बराबर 2, तो संख्या अपने आप में थी कितनी 100%, यानी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 200। समझ आ गया। तो आपको ऐसे करना है। देखो कैसे, एग्जाम में आपको दिखा प्रश्न, आपने कहा कि सर 42 बढ़ जाती है और 121% हो जाती है, यानी 21% बढ़ जाती है। 100 घटा लीजिएगा यानी 21% बढ़ती है, यानी संख्या का 21% 42 दिया गया, यानी 1% बराबर कितना हो गया 1% बराबर 2। 1% 2 तो कोई संख्या कितनी हो जाएगी 100%, यानी कि 200। तो बस 3 से 4 सेकंड का क्वेश्चन था, बेसिक से कोई ट्रिक बिना जाने। तो सोच के आप कर सकते थे, या आप ऐसे कर सकते थे कि जो a + 42 है वो 121% है a का। अब इसको सॉल्व कर लेते, तो यहाँ से आपका 100 × a + 42 × 100 बराबर आ जाता है 121a। 121a यानी 21a = आ जाता 4200, यानी a बराबर आ जाता 200। तो अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। सवाल है 2 से 3 सेकंड का, अगर आप सोच के करेंगे 2 से 3 सेकंड लगेंगे, अदरवाइज 10 सेकंड लग सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था। हालांकि एग्जाम में आपको प्रेशर में करना होता है, तो आप बहुत ज़्यादा सोचने पे या ट्रिक लगाने पे ना विश्वास करके बेसिक पे जाना ही पड़ता है। कई क्वेश्चंस होते हैं जिनकी आप ट्रिक जानते होते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक होती है आपके पास होती है, आपके टीचर्स ने सिखाई होती है, और एग्जाम के प्रेशर में आपसे वो हो नहीं रहा होता, तो आपको बेसिक पे जाना होता है। इसी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि आप ट्रिक्स तो टीचर से सीख ही चुके होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक और ट्रिक्स दोनों सीखेंगे तो काफ़ी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी और आपको बेसिक्स भी एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन डन, अगले बढ़े, चलो आ जाते हैं। कहा क्या गया कि द सम ऑफ थ्राइस नंबर एंड ट्वाइस इट्स रेसिप्रोकल इज, कहा गया द सम ऑफ थ्राइस अ नंबर एंड ट्वाइस इट्स रेसिप्रोकल इज समथिंग, व्हाट इज द नंबर। कहा गया एक संख्या का 3 गुना और उसके व्युत्क्रम के दुगने का योग कुछ दिया गया होगा, वो संख्या क्या है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ है। कहा गया एक संख्या का 3 गुना, एक संख्या का 3 गुना, हम मान लेते हैं संख्या हमारी a थी, तो संख्या का 3 गुना यानी कि 3 है, और उसके व्युत्क्रम का दुगुना, अगर संख्या a थी तो उसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/a, और इसका दुगुना यानी कि 2/a, और इसका योग आपको दिया गया है समथिंग। तो आपसे पूछा गया संख्या क्या है। तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ था, लेकिन आपको मेथड में सिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पे a बराबर अगर 9 रखोगे तो कितना हो जाएगा 27 + 2/9। अगर a बराबर 10 रखोगे तो ये 30 + 2/10।
अगर a बराबर 8 रखोगे तो 24 प्लस 1/4, और अगर a बराबर 7 रखोगे तो 21 प्लस 2/7, यानी आपका योग ये दिया गया होगा, या तो ये दिया गया होगा, या तो ये दिया गया होगा, या तो ये, जो दिया गया होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब मान लो आपको दिया गया था 9 × 27 कितना हो जाएगा आपका 243, 245/9 मान लो दिया गया, तो आप कहेंगे कि मान लो 3a + 2a = 245/9। यहाँ पे मान लो आपको ऐसा दिया गया कि एक संख्या का 3 गुना और उसके व्युत्क्रम के दुगने का योग 245/9 है, तो संख्या ज्ञात करनी है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है जो हर होगा वही संख्या बनेगी। आपको मैं बता दूं, जो हर होगा वही संख्या बनेगी, या जो हर होगा उसी का कोई फैक्टर होगा वो संख्या होगी। समझ रहे हो? यानी कि यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यानी यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 9 था, अब 9 मान लो है, तो 9 जो भी ऑप्शन होगा वो 9 का फैक्टर होगा या 9 के टेबल का होगा। आपको दिख रहा है कि 9 का फैक्टर कौन सा है, 9 ही है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 9। अब मान लो यहाँ पे 24 प्लस 1/4 होता है, यानी कि 24 चौको 96, 97/4, किसी संख्या के 3 गुने और उसके व्युत्क्रम के दुगने का योग मान लो 97/4 आपको दिया गया होता, तो संख्या क्या होती? आप कहेंगे कि सर इसके हर में 4 है, हर में अगर 4 है तो जो भी संख्या होगी वो या तो 4 होगी, या तो 4 के टेबल का होगी, या तो 4 की फैक्टर होगी, या तो 4 के टेबल की होगी। अब 4 का फैक्टर इसमें से कोई है नहीं, तो 4 के टेबल में कौन सा आता है 10, तो आपका 10 हो गया। मतलब 4 के टेबल में कौन सा आता है 8, तो आपका आंसर हो जाता है 8, यानी संख्या कितनी हो जाती है 8, यानी a बराबर 8 रखने पे ये आया था। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मान लो यहाँ पे आपको दे दिया गया किसी संख्या का 3 गुना और उसके व्युत्क्रम के दुगने का योग 97/4 है, वो संख्या क्या है। अब क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। आपने कहा संख्या का 3 गुना यानी 3a प्लस व्युत्क्रम का दूना यानी 2/a, ये बराबर आपको दिया गया 97/4। इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप इसको क्या बना लो, क्वाड्रेटिक बना लो, किसमें a में, यानी आपका बन जाएगा 3a² + 2/a = 97/4, यानी आप कह सकते हैं 12a² - 97a + 8 = 0, यानी कि आपका हो जाएगा 12a², 12 × 96, जिसको जोड़ने पे 97 आए, यानी 12a² -96 -a -8 = 0। तो यहाँ पे 12a कॉमन लेंगे तो 12a कॉमन लेने के बाद a -8 बचेगा, और -1 कॉमन ले लेंगे तो a -8 बचेगा, ये बराबर 0। अब यहाँ से a की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक a बराबर 8 आ जाएगा, एक a बराबर कितना आ जाएगा 1/12। तो जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, 1/12 भी हमारी संख्या हो सकती है, 8 भी हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए 97/4 दिया गया था, तो हमारे ऑप्शन में 8 था, तो 8 हमने मार्क कर दिया। और मैंने जो तरीका बताया कि आपको मान लो योग दिया गया 97/4, तो आपको क्या करना है, जो योग दिया गया आपको वो 97/4 दिया गया, तो इसका हर क्या है 4। अब जो भी हमारा आंसर होगा वो 4 या 4 के टेबल का होगा, तो 4 का टेबल कौन सा है 8, 4 के टेबल में यानी 4 के पहाड़े में कौन सा आता है 8। और कई बार ये भी होता है कि आपका जो हर रहेगा उसका फैक्टर भी यहाँ ऑप्शन में हो सकता है, तो फैक्टर ना लेके आपको हमेशा टेबल लेनी है, और अगर मान लो टेबल में नहीं दिख रहा है तो आपको तब फैक्टर पे आना है। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका ट्रिगो से लिया गया है। कहा गया इफ 1/√1 - sin square a = x देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया है, तो इसी वजह से मैंने उठा लिया। देखो आपने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी sin square a + cos square a = 1, पढ़ा है, ये सबने पढ़ा होगा। साइन स्क्वायर ए को अगर हम इधर भेजें तो आपका इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर ए = 1 - साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए = 1 - साइन स्क्वायर, यानी हम 1 - साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी 1/√1 - साइन स्क्वायर ए, यानी 1/√1 - साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या रखना है कॉस स्क्वायर ए, ये बराबर आपको दिया गया एक्स। अब कॉस स्क्वायर ए का वर्गमूल कितना हो गया कॉस ए, यानी 1/cos a = x हो गया, यानी हम कह सकते हैं x = क्या हो गया 1/cos a क्या होता है sec a, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया sec a। तो करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन। समझ आ गया? तो आपको ये बेसिक आइडेंटिटीज याद रखनी है। 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेसिक हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए = 1। अगर हम दोनों बच्चों में कॉस स्क्वायर ए से भाग कर दें तो हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर ए = 1 + tan स्क्वायर ए, या हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर ए - tan स्क्वायर = 1। और अगर हम साइन स्क्वायर ए से भाग कर दें तो हमारी एक आइडेंटिटी आ जाएगी कॉसेक स्क्वायर ए = 1 + cot स्क्वायर।
तो 3 आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। एक सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, एक कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पेरेंट कौन सा है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसी से निकालते हैं। और ये कहाँ से आता है? पाइथागोरस से। ठीक है, जहाँ मुझे लगेगा कि प्रूव करवा देना चाहिए, प्रूव भी करवा दूंगा। क्या कहा गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ऐसा दिखे तो आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। पिछला क्वेश्चन भी वैल्यू पुटिंग से कर सकते थे। मान लो यहाँ पे ए बराबर आपका 0 अंश होता, मान लो सबसे छोटा क्या लोगे? ए बराबर 0। अब ए बराबर 0 लोगे तो कॉस ए की वैल्यू 0, कॉस ए की वैल्यू 1, यानी कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, और 0 से किसी संख्या में भाग करोगे तो इनफाइनाइट दे देगा, यानी आपका जो ये हो जाएगा वो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो क्या है, ऐसा पॉसिबल है? आप इसका मतलब वैल्यू नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर कोई व्यंजक इनफाइनाइट दे रहा है कोई वैल्यू पुट करने पर तो वो आप नहीं लेंगे। यानी अब एक बराबर आप कुछ ले सकते हैं, ए बराबर मान लो पुट कर लीजिएगा 30 अंश, ए बराबर 30 अंश, या ए 30 ना पुट करके 60 पुट कर लो। मैं 60 पुट करवा रहा हूँ। क्यों पुट करवा रहा हूँ? क्योंकि 30 में आपको पता है रूट में जाना पड़ेगा, रूट में जाना नहीं चाहता। अब ए बराबर 60 अंश लिखोगे तो आपका आएगा 1 प्लस कॉस ए। कॉस ए वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस 60, यानी कि 1/2 अपान 1 माइनस कॉस ए, यानी 1 माइनस 1/2, यानी ये हो गया 1 प्लस 1/2, यानी 3/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2, यानी 1/2, 2 कैंसिल, यानी आपका आंसर 3 हो गया। अब देख लो कौन से ऑप्शन में 3 आ रहा है। तो अगर आप कॉसेक के माइनस कॉट ए, कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/√3 माइनस कॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√3, 2/√3 माइनस 1/√3, यानी कि 1/√3। इसका स्क्वायर करोगे तो 1/3 आएगा, जो कि 3 के बराबर नहीं है। अगर आप कॉसेक के प्लस कॉट ए करोगे तो आ जाएगा 2/√3 प्लस 1/√3, यानी कि 2 प्लस 1 3/√3, यानी √3, और इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग से ऐसे करेंगे। और अगर आपको वैल्यू पुटिंग से नहीं करना है तो क्या करेंगे? आप क्या करिए, 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ये हो गया 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? साइन स्क्वायर ए। और आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर कहीं पे लिखा है, तो वी कैन राइट इट एज ए बाई बी का होल स्क्वायर। तो ऐसे 1 प्लस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखो 1 अपान साइन ए क्या हो जाएगा? अरे देखो अंश में 2 पद है, हर को लेके अलग हो जाओ। तो 1 अपान साइन ए कॉस ए के प्लस कॉस ए अपान साइन ए, यानी कि कॉट ए, इसका स्क्वायर बन जाएगा, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा? कॉस ए के प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। समझ आ गया? तो आपको बेसिक आइडेंटिटीज अगर पता है, बेसिक्स पता है, तो क्वेश्चन कैसा भी आए ट्रिक ना जानते हुए भी आप कम समय में कर लोगे। लेकिन बेसिक पे कमांड उसके लिए होनी चाहिए। कहा क्या गया? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड बी कैन डू इट इन 18 days। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days एंड देन ए लीव्स। हाउ लॉन्ग विल वी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। कहा गया ए कोई कार्य 12 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 18 दिन में, सेम वर्क को 18 दिन में कर सकता है। कहा गया वो दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं और 2 दिन तक कार्य करते हैं, उसके बाद ए छोड़ देता है। कहा गया बी को शेष कार्य करने में कितना दिन लगेगा। देखिएगा प्रश्न बड़ा सिंपल सा है, करने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। देखो ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में, यानी ए कैन कंप्लीट इट इन 12 दिन। बी कितने दिन में? 18 दिन में। 12-18 का एलसीएम ले लो, आपका आंसर 36, यानी 12-18 का एलसीएम 36 हो गया। और इसी को मान लोगे टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क आपका 36 यूनिट है। तो ए 12 दिन में 36, यानी 1 दिन में 3, बी 18 दिन में 36, यानी 1 दिन में 2। अब कहा गया कि ये दोनों कार्य करना स्टार्ट करते हैं और ये 2 दिन कितने दिन तक कार्य करते हैं? 2 दिन तक। ये 3 करता है, बी 2 करता है, 3 2 5 करते हुए 2 दिन कार्य करते हैं, यानी 10 यूनिट इन दोनों ने मिलकर कर दिया। कितना कर दिया? 10 यूनिट। टोटल कार्य कितना था? 36 यूनिट, जिसमें से 10 यूनिट ए और बी ने मिलके किया है, यानी अभी बचा कितना है? 26 यूनिट। और कहा गया चूंकि ए ने छोड़ दिया, यानी जी इस 26 यूनिट को कौन करेगा? बी करेगा। बी 1 दिन में करता है 2 यूनिट, 26 यूनिट करने में 26/2, यानी कि 13 दिन लगने वाले हैं। 13 दिन लगने वाले हैं। तो टाइम एंड वर्क से हमने क्वेश्चन ले लिया। पाइप एंड सिस्टम नहीं करा है, वो भी ले लेते हैं क्वेश्चन। एक और टाइम एंड वर्क का ले लो, फिर पाइप एंड सिस्टम लेते हैं। कहा गया ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। यानी ए और बी अगर अलग अलग कार्य करें तो ए कोई कार्य 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक है,
अब आपको क्या दिया गया कि यदि वे ए से शुरू होने वाले वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। यानी कि कहा गया कि ए और बी अलग अलग अगर कार्य करें तो ए अकेले 10 दिन में, बी अकेले 15 दिन में करता है। अब कहा गया वो अल्टरनेट डे पे कार्य करते हैं, यानी एक साथ तो कार्य करते हैं लेकिन एक ही दिन दोनों नहीं कार्य करते। अब देखो, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का दिखे, आपको डेज का एलसीएम लेना है। 10-15 का एलसीएम 30 यूनिट टोटल कार्य है, ठीक है, 30 यूनिट टोटल कार्य है। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। देखो, अब ए 10 दिन में 30 करता है यानी एक दिन में 3, बी 15 दिन में 30 यानी एक दिन में 2। अच्छा, एक चीज़ बताओ, पहले दिन ए आया, उसने 3 कार्य कर दिया, दूसरे दिन कौन आएगा, बी आएगा, वो 2 कार्य कर दे रहा है। यानी हमारा 2 दिन में कितना कार्य होगा, ए और बी मिलके। देखो, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी, क्योंकि स्टार्ट ए ने करा है तो ए पहले दिन करेगा, दूसरे दिन बी, यानी 2 दिन में हमारा 3 2 5 यूनिट कार्य हो रहा है। यानी 5 यूनिट कार्य होने में 2 दिन लगते हैं, तो 30 यूनिट कार्य होने में इसका 6 गुना इधर, तो इसका भी 6 गुना हो जाएगा। यानी 5 का 6 गुना करना है, यानी कि 5 का 6 गुना अगर कार्य करना है तो दिन भी 6 गुना लगेगा, यानी 2 दिन लग रहा था तो 2 छक्के 12 दिन लगेगा। अच्छा, चूंकि मैं ये क्वेश्चन करवा चुका था तो यहाँ पे एक और मेथड सीख लेते हैं। देखो, कहा गया ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आप एक चीज बताओ, अगर मान लो कार्य 18 दिन होता तो चूंकि स्टार्ट ए ने करा है और आपको पता है अगर ए ने स्टार्ट करा है और सम दिन में कार्य पूरा हो रहा है, यानी दोनों बराबर बराबर दिन करेंगे, यानी ये 9 दिन करेगा, ये भी 9 दिन। आपको पता है 10 दिन में पूरा कार्य कर सकता है तो 9 दिन में कितना करेगा, 9/10 हिस्सा। और बी 15 दिन में पूरा कर सकता था तो 9 दिन में कितना करेगा, 9/15 यानी 3/5। आपको पता है कि 9/10 चूंकि ए ने ही कर दिया यानी 1/10 बचा है, और आपको दिया गया कि बी 3/5 यानी कि 6/10 कार्य भी करता है। बचा था 1/10, कार्य हो रहा है 6/10। क्या पॉसिबल है? एक रोटी बची थी और आप कहें कि मैंने 5 रोटी खा ली, क्या पॉसिबल है? नहीं, यानी ये पॉसिबल नहीं है। यानी अब आपको फिर से वापस आना पड़ेगा, यानी आपका 18 तो नहीं हो सकता। आप पहले सम वाले चेक किया करो। अब सम में बचा 12 चेक करने जाओगे तो आपको पता है 12 दिन कार्य हुआ और ए ने स्टार्ट करा था, यानी 6 दिन दोनों कार्य करेंगे। अब अगर ए 6 दिन कार्य करेगा, 10 दिन में वो पूरा कार्य कर सकता था तो 6 दिन में कितना करेगा, 6/10। और आपको दिया गया 6/10 को क्या लिख लीजिए, 3/5। और बी आपको पता है 15 दिन में 6 कार्य करता है, यानी एक दिन में 15 दिन में पूरा कार्य करता है तो वो 6 दिन में कितना करेगा, 6/15 यानी 2/5 बी करेगा। 3/5 ए करता है, 2/5 बी, दोनों को जोड़ो, 3/5 धन 2/5 यानी 5/5 यानी 1 यूनिट कार्य हो जाए, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो ये मेथड शायद आपने नहीं पढ़ी हो तो इस मेथड से भी कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे करेंगे वो बता दिया मैंने। देखो, ये प्रश्न बड़ा सुंदर सा है। कहा गया 3 पाइप्स, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। 3 टेप्स, ठीक है, 3 टैप्स, यहाँ पे टेप्स नहीं टैप्स कर लीजिएगा। 3 टैप्स ए बी सी कैन फिल अ टैंक इन 12, 15 एंड 20 आवर्स। यहाँ पे कॉमन नहीं लगेगा अगर एंड आ गया है। अगर 3 टैप यानी 3 टोटियाँ ए बी सी कितने कितने घंटे में भर सकती हैं, ए 12 में भर सकती है, बी 15 में भर सकती है और सी 20 में भर सकती है। घंटे दिए गए। अब कहा गया ए हर समय खुला रहता है और बी और सी को एक एक घंटे के लिए क्रमशः खोला जाता है, तो टैंक कितने घंटे में फुल हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं 12, 15, 20 कैल्शियम यानी 60 और 60 लीटर टंकी की कुल धारिता मान लीजिए। अब ध्यान से देखिए, अगर 60 लीटर कुल था, ए 12 घंटे में 60 भरता है यानी 1 घंटे में 5, बी 15 घंटे में 60 यानी 1 घंटे में 4 और सी 20 घंटे में 60 यानी 1 घंटे में 3 लीटर भरता है। अब आपसे कहा गया कि बी और सी को तो एक एक घंटे के लिए अल्टरनेट खोला जाता है, यानी कि पहले बी को खोला जाता है फिर सी को, और ए हमेशा कार्य कर रहा होता है, यानी पहले घंटे में ए के साथ बी को खोला जाएगा और दूसरे घंटे में ए के साथ सी को खोला जाएगा। अब अगर पहले घंटे में ए के साथ बी कार्य कर रहा है और दूसरे घंटे में ए के साथ सी, तो पहले घंटे में कितना लीटर पानी भरा जाएगा, ए 5 बी 4 यानी कि 9 लीटर पहले घंटे में, दूसरे घंटे में 5 3 8 यानी 2 घंटे में आपका कितना पानी भरा गया, 9 8 17, 2 घंटे में 17 लीटर। 2 घंटे में अगर 17 भरा जा रहा है तो 6 घंटे में कितना भरा जाएगा, 2 घंटे में 17 तो 6 घंटे में 51 लीटर। 51 लीटर 6 घंटे में भरा जा चुका। अब आपको पता है कि 6 घंटे हो चुके हैं, 7वें घंटे कौन कार्य करने जाएंगे, ए और बी। 6 घंटे में 51 लीटर भरा जा चुका है, आपको भरना है 60 लीटर। यानी आपको एक चीज़ पता चल गया यहाँ से कि हमारा 9 लीटर टंकी बची हुई है और कार्य करने कौन आ रहा है, ए प्लस बी, क्योंकि ए और बी अगर शुरू करते हैं तो विषम संख्या वाले दिनों पे ए और बी कार्य करने जाएंगे। तो आपको पता है 6 दिन, तो 6 दिन में 51 लीटर। अब 7वें दिन कौन आ रहा है, ए प्लस बी। ए प्लस बी एक दिन में कितना भरते हैं, 9 लीटर। तो इन्होंने 7वें दिन आके 9 लीटर भर दिया। 51 लीटर ऑलरेडी भरा हुआ था, 9 लीटर 7वें दिन आके ए और बी ने भर दिया, यानी 7 दिन में कितना भर गया, 51 9 60, यानी 7 दिन में आपका टंकी पूरा भर जाएगी।
7 घंटे में, सॉरी 7 घंटे में हमारी टंकी पूरी भर जाएगी, क्योंकि 6 घंटे में 51 लीटर, 7वें घंटे ए और बी खुले रहते हैं तो ए और बी 9 लीटर भरते हैं, तो यानी कि 51 पहले भरा जा चुका था, 9 और यानी 60 लीटर कितने घंटे में, 7 घंटे में। समझ आ गया। कहा गया कि ये सम वारोड अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स व्हेन विल इट बिकम 4-fold ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहा गया कि चक्रवृद्धि ब्याज के तहत अगर उधार दिया जाए तो कोई राशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो वो कितने समान ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज पे कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आपको दिया गया कि P अगर था तो 10 वर्षों में वो कितना हो गया, 2P हो गया। अगर रेट R रहा हो तो P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर 10 आपको दिया गया कितना है, 2P। अब आपसे पूछा गया 4P कितने दिनों में होगा, यानी आपको 4P करवाना है। आपको पता है प्रिंसिपल वही है, 1 प्लस R/100 के पावर n लगा लो। आप देखो आपको एक चीज़ दिख रहा है, P से P कट गया। आपको पता है P से P इधर भी कट गया। अब इधर 2 दिख रहा है, इधर 4 दिख रहा है, इधर 2 दिख रहा है, इधर 4 दिख रहा है। इसका स्क्वायर कर दोगे अगर तो यहाँ पे आ जाएगा 2 के पावर 2, यहाँ पे आ जाएगा 10 पावर में था तो ये 20 हो जाएगा। यानी आपको पता है कि 2 के पावर 2 यानी कि 4 ये भी है, 4 ये भी। तो अगर इनका दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर कर लो, यानी 1 प्लस R/100 टू द पावर n बराबर 1 प्लस R/100 टू द पावर 20, यानी 1 प्लस R/100 के पावर n बराबर आपको दिया गया 1 प्लस R/100 के पावर 20। तो घातांकों की तुलना कर दो, यानी n बराबर 20 वर्ष में, यानी 20 वर्ष में आपका धन 4 गुना हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ये तो आपको यूजुअल मेथड है, ये तो सब लोग पता होगा कक्षा 8 के बच्चे को, लेकिन आपको क्या ऐसे करना है, नहीं समय लग जाएगा। देखो आपको दिया गया कि कोई राशि P थी 10 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 2 गुना, यानी 2P हो जा रही है। कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। यानी अब जो अगर 2P राशि थी तो ये भी अगले 10 वर्षों में, आपको पता है 10 वर्ष में हमारी जो भी राशि होती है वो 2 गुनी हो जाती है, यानी अगर P थी तो 2P हो गई, और अगर 2P होती तो 2P का भी 2 गुना हो जाता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पे जितना गुना होगा वो चाहे 1 रुपये हो चाहे 1 लाख रुपये हो, उतना ही गुना वो होगा उतने वर्षों में। यानी अगर सेम इंटरेस्ट है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अगर 1 रुपया 100 रुपया हो रहा है किसी वर्षों में, तो उतने वर्षों में अगर 10 रुपये होगा तो वो भी 100 गुना हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 10 वर्ष में P 2 गुना हो जा रहा है तो उसी प्रकार 2P 10 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना और, यानी 2 दूना 4P। यानी आपको टोटल कितने वर्ष लगे, P से 4P जाने में कितने वर्ष लगे, 10 प्लस 10, 10 10 20 वर्ष, यानी 20 वर्ष में हमारा P राशि 4P हो जा रहा है। यही आपसे पूछा गया था, ये भी प्रश्न CISI से। कहा गया कि यदि 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 5% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 36 रुपये 60 पैसे है, तो आपको योग निकालना है, यानी योग बोले तो सम, यानी कितना रुपया इन्वेस्ट किया गया। देखो इसका यूजुअल फार्मूला होता है कि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, प्रिंसिपल अगर P हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट R हो, तो P इंटू R/100 का होल क्यूब और प्लस 3P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, यही होता है अंतर, और ये बराबर आपको दिया गया 36.6। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लो, यहाँ पे P कॉमन ले लो, तो P कॉमन लोगे तो आपका कितना बचेगा, P कॉमन ले लोगे और R की वैल्यू 5/100 यानी कि 1/20 का क्यूब, यानी 1/8000 और प्लस 3 इंटू 1/20 का स्क्वायर यानी 1/400 यानी 3/400, और ये बराबर आपका हो गया 36.6। अब हर बराबर कर लो, यानी P इंटू यहाँ हर बराबर करोगे तो 20 से इधर गुणा हो जाएगा, यानी 20 × 60 और 61/8000 बराबर 36.6। अब यहाँ से काटोगे तो 0.6 आ जाएगा। अब 0.6 से 8000 में गुणा होगा, यानी P बराबर हो जाएगा 6 × 800 यानी 4800, यानी मूलधन कितना था, 4800 रुपये, 4800 रुपये। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, डी। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, डी। तो आपको क्या याद रखना है कि 3 वर्षों के लिए अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाए तो आपका CI3 माइनस SI3 होता है P इंटू R/100 का होल क्यूब प्लस 3P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल P होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट R होता है, और अगर 2 वर्षों का पूछा जाए तो P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 3 वर्षों के लिए कितना अंतर आता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, और 2 वर्षों के लिए कितना आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से है। व्हाट इज द गिवन इन द क्वेश्चन इज 998 का स्क्वायर माइनस 997 का स्क्वायर माइनस 45/98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। आपको दिख रहा होगा कि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर भी बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे भी बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में खोलोगे तो ए माइनस बी यानी 1 इंटू ए प्लस बी, तो 998 और 997 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 998 और 997 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 1995 और माइनस 45। एक मिनट मैं सही लिख दे रहा हूँ, 1995 माइनस 45 बटे आपको पता है 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर यानी कि 195 यहाँ पे बचेगा, 1 इंटू 195। अब आप सॉल्व कर लो तो आप 5 से काट दो, 5 9 45, 5 से पहले काट ही दो, या 5 से ना काटना चाहो तो ना काटो, आप घटा लो तो ये आपका आ जाएगा 1995 माइनस 1995 माइनस 45 यानी 1950 और बटे 195 काटोगे कितना आ जाएगा 10। तो आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, उतना ही सिंपल था। तो आपको बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला याद हो तो आपके सिंप्लीफिकेशन के कई क्वेश्चंस इजीली हो सकते हैं। और मेहनत लगती है वीडियो बनाने में तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। कहा गया द वैल्यू ऑफ 999 सही 995 अपान 999 मल्टीप्लाइड बाई 99 क्या होगा। तो कितना आसान सा क्वेश्चन दिया गया। ये क्वेश्चन सीजीएल में, सीएचएसएल, सीपीओ तीनों में पूछा गया। अब देखो आपको पता है ए सही बी बटे सी अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है सी इंटू ए धन बी बटे सी, यानी इसका इसमें गुणा धन ये बटे जो हर में था वही। तो उसी प्रकार 999 सही 995 बटे 999 को क्या लिख सकते हो 999 इंटू 999 यानी 999 का स्क्वायर प्लस 995 और बटे 999 और गुणे 999। अब देखो एक एक कट गया, ठीक है। अब आप क्या काम करो 999 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 999 का स्क्वायर निकालने के लिए इसको एक काम करो 995 प्लस 4 लिख लो, ठीक है, या ऐसे करो 999 का स्क्वायर आप सीधे निकाल लो, इसको लिख लो 1000 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 995। अब देखो ऐसे करके कर सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस ये इसको सॉल्व करोगे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ आप क्या काम करो, देखो 9 का स्क्वायर कितना होगा यूनिट डिजिट 81 यानी यूनिट डिजिट 1 और 1 में 5 जुड़ेगा तो यूनिट डिजिट 1 और 5 जोड़ दीजिए तो 6, यूनिट डिजिट 6 किस में दिया गया बी ऑप्शन में, खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, और अदरवाइज आप इसको सॉल्व करके कर सकते हो, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो इसको करने की, इस क्वेश्चन को करने की, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बहुत सारी मेथड मतलब आपको मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन मैं बेसिक से करवा रहा हूँ। कहा गया प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाई 20%, बाई हाउ मच परसेंटेज शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। कहा गया चीनी की कीमत जो है वो 20% बढ़ जाती है, चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम होनी चाहिए ताकि व्यय में बदलाव ना हो। देखो अगर चीनी की कीमत हम 5 माने, 5 क्यों मान रहे ताकि इसका 20% निकालना आसान हो, तो अभी कितनी हो गई 6। मान लो आप कितना रुपया खर्च करते थे, 5 6 का एलसीएम ले लो, 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, यानी पहले मान लो 30 रुपये खर्चा करते थे, तो कहा गया अभी भी खर्च बढ़ना नहीं चाहिए, यानी अभी भी 30 ही रुपये खर्चा होना चाहिए। अब अगर 5 रुपये किलोग्राम के हिसाब से चीनी थी, 30 रुपये खर्च होते थे, यानी 6 किलो पहले यूज करते थे, और आपको पता है 6 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से अब चीनी हो गई 30 रुपये का चीनी लेके आ रहे हैं, यानी अभी कितना यूज कर रहे हैं 5 किलो, पहले 6 किलो यूज करते थे अभी 5 किलो, यानी कितना कम किया 1, कितने पे 6 पे, यानी 1/6 हिस्सा कम हुआ। और आपको पता है 1/6 को क्या लिखते हैं हम 50/3%, 50/3% या 16 सही 2/3% का है या 50/3% का है, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो ये प्रश्न देखो परसेंटेज का प्रश्न है। कहा गया इन एन एग्जामिनेशन ये स्टूडेंट हु गेट्स 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स फेल बाई 5 मार्क्स, अनदर स्टूडेंट्स हु स्कोर्स 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स गेट 20 मार्क्स मोर द नेसेसरी परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग इज। कहा गया एक परीक्षा होती है, कोई परीक्षा एसएससी की तो नहीं है क्योंकि उसमें पास फेल का तो पता ही नहीं चलता 6 महीने तक। कहा गया एक परीक्षा होती है जिसमें एक छात्र है वो 20% मैक्सिमम मार्क्स का पाता है और वो 5 अंकों से विफल हो जाता है यानी फेल हो जाता है। क्योंकि एक दूसरा छात्र है जो अधिकतम अंकों का 30% पाता है और उसे 20 अंक अधिक मिलते हैं, किससे पास मार्क से, यानी पास मार्क जो है पासिंग मार्क जो है उससे 20 नंबर अधिक मिलते हैं। कहा गया पास होने के लिए, यहाँ पे गुजरने के लिए नहीं, पास होने के लिए यानी उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत कितने हैं, ध्यान से देखिएगा। हम माने अगर कि 10x नंबर पे वो पास हो रहा था, ठीक है, 10x नंबर मैक्सिमम 10x नंबर अगर मैक्सिमम मार्क्स माने तो एक स्टूडेंट 20% पाता है यानी कि 2x पाता है और वो 5 अंकों से फेल हो जाता है। 5 अंकों से फेल होने का मतलब कि अगर वो 5 अंक और पाया होता तो पास हो जाता, यानी हमारा पासिंग मार्क कितना हो गया 2x + 5।
अब कहा गया एक स्टूडेंट है वो 30% पाता है यानी 3x पाता है, और वो पासिंग मार्क से कितना नंबर ज़्यादा पाता है, 20 नंबर, यानी इससे 20 नंबर ज़्यादा पाता है, तो ये 3x के बराबर हो जाता है। यानी आप कहेंगे 2x + 25 बराबर 3x, यानी x बराबर आपका हो गया 25, x बराबर 25। अब आपसे पूछा गया कि पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत कितने हैं। अब देखो आपका 10x की परीक्षा थी यानी 250 की तो परीक्षा थी, और पास होने के लिए हमारे अंकों की कितनी ज़रूरत थी, देखो पासिंग मार्क 2x + 5 था, यानी 25 दूना 50 और 5 55, 55 नंबर चाहिए था। यानी 250 में से अगर हम 55 नंबर पा जाते तो पास हो जाते, यानी कितने प्रतिशत, 55/250 × 100, तो 50 दूना 100, 50 पंचे 5 से कटोगे 11, 11 दूना 22, यानी 22% अंक जो है वो पासिंग मार्क। यानी 250 की परीक्षा में अगर हम 55 पा जाते तो हम पास हो जाते, यानी कि 22% अंक हमारे पासिंग मार्क्स। एवरेज का क्वेश्चन कुछ सेट में नहीं मिले थे आपको, आप लोग नाराज हो रहे थे। देखो एवरेज का क्वेश्चन देख लो, कहा गया ये कंपनी प्रोड्यूसेस एन एवरेज ऑफ 4000 आइटम्स पर मंथ फॉर द फर्स्ट 3 months. How much items it must produce on an average per month over the next 9 months to average 4375 items per month over the whole year. कहा गया कि एक कंपनी जो है वो 3 महीने तक, शुरू के 3 महीने तक 4000 आइटम प्रोड्यूस करती है, 3 महीने तक 4000 आइटम प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और कहा गया कि कितना आइटम ये अगले 9 महीने तक प्रोड्यूस करे, यानी 9 महीने तक कितना एवरेज के हिसाब से प्रोड्यूस करे, ताकि जो 12 महीने का औसत हो वो 4375 आइटम हो। 12 महीने का जो औसत हो 4375। अब देखो इसको करने की कई सारी मेथड है। एक तो 12 महीने का औसत अगर 4375 तो 12 महीने का कुल निकाल लो, 3 महीने का कुल पता है, 9 महीने का कुल पता है, 3 महीने और 9 महीने का जोड़ के 12 महीने के बराबर कर दो, आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, आपका 4000 तो एवरेज था, 4000 एवरेज था, 4000 आपका एवरेज था, और आपको बनाना है एवरेज 4375। 4000 आपका एवरेज था, आपको बनाना है 4375, और आपको पता है 9 महीने बचे हुए हैं। यानी कि आपसे कहूँ अगर कि 4000 एवरेज था, इससे कितना बढ़ाना है, 375 बढ़ाना है, हर महीने 375 बढ़ाना है। यानी 375 कितने महीने पे बढ़ाना है, आपको पता है हर महीने 12 महीने होते हैं साल में, यानी 12 महीने पे 375 बढ़ाना है। 12 महीने में 375 बढ़ाना है, किससे, 4000 से। यानी कि 12 महीने में वो 4000 की एवरेज से 375 ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, समझ रहे हो। यानी 12 महीने में वो अगर 4375 साल का एवरेज पहुंचाना है, यानी कि हमें 12 × 375, 4000 तो हमारा पहले 3 महीने का था ही, यानी उसमें भी 375 लाना है, और अगर हम पूरे साल का एवरेज माने 4000, मतलब पूरे 9 महीने का बाद वाले भी 9 महीने का एवरेज 4000 लेते, तो उससे 375 12 महीने पे अगर ज़्यादा लेके आएंगे, यानी जो बचे हुए 9 महीने में हैं उसमें हमें कितना ज़्यादा बनाना है, तब ओवरऑल आपका एवरेज 4375 होगा। यानी इतना ज़्यादा अगर हम बना लेंगे तो आप कहेंगे कि एवरेज हमारा 4375 हो जाए। यानी कि हमें 9 महीने में, देखो 4000 तो हमारा 3 महीने का एवरेज था, हमें पहुंचाना है 4375, यानी 375 पर मंथ बढ़ाना है, 12 महीने का बढ़ाना है, 12 महीने पे प्रत्येक महीने पे बढ़ाना है, तभी एवरेज बढ़ेगा। देखो अगर 10 लोगों में 2-2 रुपये बढ़ाना है, यानी आपको कि 10 दूना 20 रुपये बढ़ा देंगे। उसी प्रकार अगर 12 महीने में 375 बढ़ाना है, यानी कुल कितना बढ़ा दें तो एवरेज 375 बढ़ जाएगा। आप कहेंगे 12 × 375, और ये कितने महीने में इसको रिजल्टेंट दे देना है, 9 महीने में। यानी 9 महीने में जो बचे हुए 9 महीने उसी में तो बढ़ा सकता है, क्योंकि पिछले 3 महीने का तो प्रोडक्शन हो चुका है। इन 9 महीने में 375 × 12 प्रोड्यूस करना है एवरेज से अधिक, किस एवरेज से, 4000 से अधिक। यानी एक महीने में कितना बढ़ाना पड़ेगा, 375 × 9/12, 3 × 9, 3 × 12, 3 से काट दोगे 125, यानी 125 × 4, यानी कि कितना हो जाएगा, 500 आपको एवरेज से ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा रिमेनिंग 9 महीने में। यानी कि एवरेज कौन सा था, 4000 से ज़्यादा 500, यानी कि अभी 9 महीने तक कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा, 4500। फिर से समझिएगा, हो सकता है थोड़ा सा आपको मिसकॉन्सेप्शन हो गया हो। देखो आपको पता है पहले 3 महीने 4000 था, हम अगर कहें पूरे साल तक हर महीने 4000 प्रोड्यूस करता तो एवरेज कितना आता, 4000। लेकिन आपको एवरेज दिया गया कि 12 महीने में तो 4375 हो जाता है, यानी जो हमारा 3 महीने तक एवरेज चल रहा था उससे कितना बढ़ गया, 375। और अगर एवरेज पूरे साल का बढ़ रहा है, यानी कि पूरे 12 महीनों में बढ़ा होगा, यानी आपका जो ये 9 महीने इसमें प्रोडक्शन इतना औसत से ज़्यादा, किस औसत से, 4000 से, यानी इतना
औसत से ज़्यादा 9 महीने में प्रोड्यूस हुआ है। इन 9 महीने में इतना औसत से ज़्यादा, यानी 1 महीने में औसत से ज़्यादा कितना 500, यानी कि 4000 तो हमारा था ही, उससे 500 ज़्यादा यानी 4500 प्रोड्यूस हो रहा है। यानी आपका करेक्ट आंसर कितना हो गया 4500। समझ आ गया। ये प्रश्न लो, ये भी एवरेज है। क्या कहता है, एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर्स एज इज 15 ईयर्स, यानी कि 14 गर्ल हैं और 15 मतलब एक टीचर है और सबका औसत 15 वर्ष है। यानी कि आपको पता है कि 14 गर्ल और एक टीचर यानी 15 लोगों का औसत आपको दिया गया है 15 वर्ष है। यानी इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी 15 × 15 यानी 225 वर्ष। अब कहा गया इफ टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड द एवरेज रिड्यूसेस बाई 1, यानी कि अगर 15 में से टीचर निकाले यानी 14 लोग बचे तो एवरेज 1 घट जाता है, यानी कि 15 से 1 घट के 14 हो जाता है। यानी कि टीचर का निकलने के बाद 14 लोगों का एवरेज 14 हो जाता है, यानी कि 196 वर्ष इनकी कुल आयु बचती है। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब ये 225 था तो क्यों था 225 क्यों था? आप कहेंगे इसमें टीचर की आयु इंक्लूड हो जाती थी 196 में 225 पहुंच जाती थी, यानी 196 ईयर्स प्लस टीचर की आयु बराबर 225, यानी टीचर की आयु कितनी हो जाएगी 25 × 4 = 29 वर्ष। टीचर की आयु कितनी हो जाएगी 25 × 4 = 29 वर्ष। या आप ऐसे कर सकते हो, या फिर अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आपको पता है कि 15 लोगों की औसत आयु 15 वर्ष है और 14 लोगों की, अगर टीचर को एक्सक्लूड कर दिया जाता है यानी इसमें से टीचर निकाल दिया जाता है तो 14 लोगों की औसत आयु कितनी बचती है 14। अब आप एक चीज़ बताओ, अगर टीचर इसमें ऐड होता है तो वो 15 लोगों की औसत आयु 15 कर देता है, यानी कि औसत में कितने की वृद्धि होती है 1, और कितने लोगों की औसत में 15 लोगों की, यानी टीचर की आयु औसत से अगर देखो 15 लोगों में वो 1 वर्ष बढ़ा देता है, यानी कि 15 वर्ष उसकी आयु ज़्यादा थी किससे एवरेज से, यानी एवरेज जो 14 वर्ष था उससे 15 वर्ष वो ज़्यादा का था, यानी टीचर कितने का था 14 और 15 मिलके 29 वर्ष का, यानी टीचर की आयु कितनी थी 29 वर्ष, यानी आपका करेक्ट आंसर डी वाला। ठीक है। एक और प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देखो, कहा गया फॉर एन आर्टिकल द प्रॉफिट इज 170% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेज बाई 20% बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम देन व्हाट द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज। कहा गया यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य का 170% लाभ प्राप्त होता है, यानी कि अगर वो वस्तु 100 रुपये में मिलती थी तो अभी मतलब उस पर लाभ लिया जाता था 170 का, यानी सेलिंग प्राइस था 270। अब कहा गया क्रय मूल्य में 20 की वृद्धि हो जाती है 20% की, यानी 100 पे 20% यानी 120 क्रय मूल्य हो जाता है, लेकिन विक्रय मूल्य अभी भी हमारा इतना रहता है। तो पूछा कि अभी प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, अगर कोई वस्तु 120 में खरीदी जाती है 270 में बेची जाती है यानी 150 का फायदा उठाया जाता है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP × 100। 20 पंचे 20 छक्के 6 से काटोगे तो ये 25 दे देगा, 25 पंचे 125% का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अगर 120 पे 150 का प्रॉफिट यानी कितने परसेंट का 125% का। आज प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस भी गंजे हुए हैं, थोक भाव में लिए हैं। कहेंगे ये वेंडर वाइज 6 बनानास फॉर RS25 बनानास, कहेंगे ये वेंडर वाइज 6 बनानास फॉर RS25 एंड सेल्स देम एट 3 फॉर RS20, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। कहा गया कि एक आदमी जो है, एक दुकानदार जो है 25 रुपये में 6 बनाना खरीदता है, यानी 25/6 रुपये का एक बनाना खरीदता है, एक केला 25/6 रुपये का खरीदता है और 20 रुपये में 3 बेच देता है, यानी कि 20/3 विक्रय मूल्य है। तो आपसे पूछा गया प्रॉफिट कितने का होगा। देखो एक का अगर क्रय मूल्य 25/6, विक्रय मूल्य 20/3 यानी कि 40/6, ये है CP, ये है SP। एक केले को इतने में खरीदा गया इतने में बेचा गया, यानी प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 40/6 माइनस 25/6 यानी 15/6। अब आपको पता है कि 25/6 में खरीद के 15/6 का फायदा उठाया जा रहा है, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP × 100। 6 कट गया, 25 × 25, 25 चौको 100, 15 चौको 60, यानी कितना परसेंट 60%। समझ आ गया। या आप ऐसे कहें कि 25 रुपये खरीदता था 15 रुपये लाभ लेता है, यानी 25 पे 15 150, 25 छक्का 150 यानी 60% हो जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉइन्स वाले क्वेश्चन देखिए, कहा गया RS180 कंटेंट इन ए बॉक्स कंसिस्ट्स ऑफ 1 रुपये 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। कहा गया 180 रुपये एक बक्से में है, उसमें जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के होते हैं, यानी 1 रुपये बोले तो 100 पैसे और 50 पैसे बोले तो 50 पैसे और 25 पैसे, इनके सिक्के किस अनुपात में होते हैं 2:3:4 के अनुपात में। अब कहा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। आपको पता है कुल रुपए कितने 180। अब अगर मैं मानूं कि 100 पैसे के 2 सिक्के होते, 50 पैसे के 3 सिक्के होते और 25 पैसे के 4 सिक्के होते, तो 25 चौको 100 और 200 300 हो जाता है, और 300 और 150 450, यानी तब 450 पैसे होते।
लेकिन हमारे पास आपको पता है 450 पैसे बोले तो 4.5 रुपये होते। अगर हम मानते कि 100 रुपये के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के 100 पैसे के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो हमारे पास कुल रुपये होते 4.5। लेकिन हमें पता है कुल रुपये 4.5 ना होकर उसका 40 गुना है, यानी कि 180 रुपये है, यानी 40 गुना है। तो आपसे पूछा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी 50 पैसे के जो सिक्के हमने माने थे वो 3 ना होकर 3 का 40 गुना, यानी कि कितने सिक्के हैं, 3 गुणे 40 यानी 120 सिक्के। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पता चल गया कैसे करते हैं सिक्कों वाले प्रश्न। सिंप्लीफिकेशन या नंबर सिस्टम जिसका भी कहना है कह लीजिए। कहा गया द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, यानी न्यूमे और डिनो जो है यानी अंश और हर जो है वो 2:3 के अनुपात में है। कहा गया इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर द रिजल्ट इज अ फ्रैक्शन दैट हैज अ वैल्यू ऑफ 2/3 ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन द न्यूमरेटर ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज। कहा गया कि अगर अंश में से 6 घटा लिया जाता है तो जो भिन्न मिलती है वो ओरिजिनल भिन्न का 2/3 गुना है। आपसे कहा गया कि ओरिजिनल भिन्न जो थी उसका अंश कितना है। देखो आपको दिया गया अंश और हर का अनुपात दिया गया 2:3, यानी अंश अगर 2x था तो हर हमारा 3x था। अब आपसे कहा गया कि इसके अंश में से 6 घटा लिया जाता है तो हमें जो भिन्न मिलती है वो 2/3 गुना मिलती है, किसका, 2x/3x का। ठीक है, तो आपसे पूछा गया ओरिजिनल भिन्न का अंश कितना है। अब आप देखो यहाँ से ये है x कट गया, यानी ये बराबर हो गया 4/9। अब देखो इसको सॉल्व करो, यानी ये हो गया, क्या हो गया, 2x माइनस 6/3x, यानी कि 2/3 माइनस 6/3x, यानी कि 2/x बराबर आपका हो गया 4/9, यानी आपका हो गया 2/3 माइनस 4/9 बराबर 2/x। सॉल्व कर लीजिए, 3 से ऊपर नीचे गुणा, यानी 6/9 माइनस 4/9, यानी 2/9 बराबर 2/x, यानी x बराबर कितना हो गया, 9। अब अगर x बराबर 9 आ गया तो आपसे कहा गया मूल भिन्न का अंश क्या था, यानी 2x, तो 2 गुणे x, यानी कि 18 था मूल भिन्न का अंश, यानी हमारा अंश कितना था, 2×9=18, यानी 2x था। ये प्रश्न देखो, कहा गया कि अगर x-3 + 1/x-3 = 4 तो x-3 का होल क्यूब प्लस 1/x-3 का होल क्यूब क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज क्यों होते हो, ये क्वेश्चन मुझे किसी ने भेजा, देखो कि ये सर करवा दीजिएगा। देखो x-3 आपको दिया गया और प्लस 1/x-3 ये बराबर दिया गया आपको 4। x-3 को थोड़ी देर के लिए a जूम कर लो, यानी आपको दिया गया a + 1/a = 4। तो आपसे पूछा क्या गया, a³ + 1/a³ क्या होगा। आपको पता है a + 1/a अगर m हो तो a³ + 1/a³ कितना होता है, m³ - 3m। ठीक है, यानी m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4, तो 4 का क्यूब 64 में से 3 चौको 12, 64 में से 12 घटेगा 52 आपका आंसर आ जाएगा, 52 आपका आंसर आ जाएगा। और ए था क्या, x-3, यानी आपका आ गया x-3 का होल क्यूब प्लस 1/x-3 का होल क्यूब कितना आ गया, 52। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कि इफ x² + y² + z² = xy + yz + zx देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7x + 3y - 5z/5x। देखो यहाँ पे अगर आपको ऐसा कुछ दिखे कि x² + y² + z² बराबर xy + yz + zx, तो आप एक काम करा करो, x बराबर y बराबर z पुट कर दो। तो आप देखोगे x² + y² + z² की बराबर यहाँ पे y की जगह पे x, यानी x² + y, z की जगह पे y, यानी कि y² + zx, यानी z इंटू x की जगह पे z रख सकते हो, यानी z², यानी दोनों पक्ष बराबर हो गए। अब x बराबर y बराबर z यहाँ पे पुट कर दो, ये हो गया 7x + 3y, यानी कि 3x - 5z, यानी कि -5x डिवाइडेड बाई 5x। 7 3 10 -5 5x/5x, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप फिर करिए, वैल्यू पुट कर कहा गया ये सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर 35 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। इफ 11 लीटर्स ऑफ वाटर इज ड्रॉन ऑफ द वाटर लेवल इन द टैंक विल ड्रॉप बाय। कहा गया 35 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलनाकार टैंक पानी से भरा हुआ है, यदि 11 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो टैंक में पानी का स्तर कितना नीचे गिर जाएगा। अच्छा पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद कुछ इसमें करेंगे। देखो ये आपका टैंक था, मान लो जो यहाँ तक भरा हुआ था, ठीक है, और इसमें से 11 लीटर पानी हमने निकाल लिया। अब हमारा टैंक कुछ इस प्रकार से हो गया, इसमें मान लो यहाँ तक पानी बचा, यानी पहले यहाँ तक था, अभी यह ऊंचाई कम हो गया। तो आप कहेंगे कि जो ये 11 लीटर पानी निकला है वो बेलन के यह ऊंचाई के आयतन के बराबर हो जाएगा, यानी इतने आयतन के बराबर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 11 लीटर पानी बराबर बेलन का आयतन h ऊंचाई का पाई × r² × h के बराबर है। अब आप सबकी वैल्यू रख दो। आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर,
1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। अच्छा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर यानी कि 10 के पावर 6 यानी 1 के बाद 6 जीरो लगा दो। इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। ठीक है, यानी 3 जीरो इधर काटो, 3 जीरो इधर काट दो, यानी आपको पता चल गया कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। यानी आपको आयतन कितना दिया गया, 11 लीटर। यानी 1 लीटर को अगर इतना सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं तो 11 को 11,000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आपका हो गया पाई, यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 35/2 गुणे 35/2 और गुणे एच रख दो। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो 7 से कटेगा 7 × 5 = 35, 22 × 5 = 110, ये कटेगा, ये आपका दे देगा 100। अब 100 हो गया। अब h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर आपका हो जाएगा, देखो h बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 100 यानी कि 400। यहाँ पे लिखिए 400, अरे देखिए 2 × 1 मिनट, देखो 35 आपका, ये 35 कट ही गया, यानी आपका बचा क्या 35/4 इंटू एच बराबर 100, यानी आपका बचा कितना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 35/4 इंटू एच बराबर 100। 5 से काट दो, 5 7 35, 5 20 100, यानी एच बराबर कितना हो जाएगा, 20 चौको 80/7। यानी कितनी ऊंचाई, मतलब कितना स्तर गिरेगा, एच बराबर 80/7 आया, यानी 80/7 सेंटीमीटर पानी का जो लेवल था वो नीचे आ जाएगा। यानी अगर यहाँ तक भरा था तो 80/7 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आया कि जितना पानी निकलेगा उतना ही आयतन, उसी के बराबर बेलन का आयतन कम होगा। अब आप लीटर को किस में बदलेंगे, मीटर क्यूब में। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है आपका 1000 लीटर, या आप कहें कि इतना 1 के बाद 6 जीरो लगा दीजिएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर आपका हो जाएगा 1000 लीटर। तो ये आप इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में था, इसी वजह से हमें सेंटीमीटर में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन जो आज हमें करने थे। हमने किए टोटल 22 क्वेश्चंस, क्योंकि कहीं शायद सीरियल नंबर में गड़बड़ हो गया था, तो हमने 22 क्वेश्चंस कर लिए हैं। और आई होप आपको सेट बड़ा बेनिफिशियल लगेगा जब एग्जाम देके आओगे तब। अभी हो सकता है आपको लगे कि क्या फ़ायदा है क्या नहीं फ़ायदा है, वो सब क्लियर हो जाएगा। तो अभी बिना डाउट के मेरे ऊपर विश्वास करते हुए ये सारे सेट सॉल्व करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। मैंने देखा कि 60 to 70% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लेना, दिस इज़ मोटिवेशन फॉर मी। और तब तक आप लोग खुद पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, कोरोना से सेफ रहें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम।